सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अलका सैनी जी द्वारा रचित कहानी बदलते रिश्ते। थोड़ी देर में सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे बैठे सुस्ताने लगे तो ठंडी हवा के झोंके से महिमा भी आंखें मीचते ही अतीत की यादों में खो गई। जब वह राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती थी और उसके बीए द्वितीय वर्ष का परिणाम आने वाला था। हर बार की तरह उसे इस बार भी पूरा विश्वास था कि वह कक्षा में प्रथम ही आएगी, पर उसे तब बहुत अचरज हुआ जब परिणाम घोषित हुए तो उसे पता लगा कि उसकी ही कक्षा का लड़का सारांश प्रथम आया है। सारांश पढ़ने में तो होशियार था ही, देखने में भी कक्षा के अन्य लड़कों के मुकाबले काफ़ी स्मार्ट था। जहाँ महिमा स्वभाववश अपने में और अपनी किताबों तक ही सीमित रहती थी, वहाँ सारांश उतना ही चुलबुला और सब में घुलने मिलने वाला लड़का था। महिमा शुरू से ही मन उसे पसंद करती थी और उसके प्रथम आने के बाद से तो वह उससे बातें करने के लिए मन ही मन मौके की तलाश में रहती, कभी नोट्स लेने के बहाने या फिर किसी विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए मौका ढूंढती रहती। पर सारांश तो एक भंवरे की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर मंडराता रहता। यह सब देखकर वह मन ही मन हताश हो जाती थी। उसके मन में हीन भावना सी बैठ गई कि शायद वह इतनी आकर्षक नहीं कि सारांश जैसा बहुमुखी लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो। मन ही मन वह दुखी होती, पर कभी भी अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती। उधर कई दिनों से महिमा महसूस कर रही थी कि उसकी ही कक्षा का साधारण सा दिखने वाला लड़का अरुण जब देखो उसी की ओर देख रहा होता है। अरुण के व्यवहार में कुछ दिनों से वह अजीब सा बदलाव देख रही थी। महिमा इस कारण कुछ असहज सा महसूस कर रही थी। एक दिन वह जब कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रही थी तो अरुण अचानक उसके सामने आ गया और इतनी सरलता से उसने अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर दिया कि वह एकदम झेंप सी गई और कुछ समझ ना पाई। पर मन ही मन उसे उसकी स्पष्टवादिता और हिम्मत पर भी बड़ी हैरानी हुई। उसे अरुण की आंखों में अपने लिए वही प्यार दिखाई दे रहा था जो वह सारांश की आंखों में देखना चाहती थी। जब महिमा ने सारी बात अपनी सहेली मोनिका को बताई तो वह बड़ी परिपक्वता से बोली, देखो महिमा, जीवन में एक बात याद रखना कि एक लड़की के लिए सबसे खुशी की बात तभी होती है जब वह उस इंसान से प्यार करे और उसकी कद्र करे जो उसे निस्वार्थ चाहता हो, न कि उस इंसान के पीछे भागे जिसे वह खुद पसंद करती हो। यह प्यार नहीं होता, बल्कि मात्र कच्ची उम्र का आकर्षण भर ही होता है। महिमा को भी अरुण की सादगी और उसका भोलापन भाने लगा। जब उसके कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही थीं, तो अरुण ने महिमा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब महिमा ने अपने घर में अरुण के बारे में बताया तो जैसे आसमान गिर गया हो। उसकी माँ ने अरुण के बारे में सुनकर साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, महिमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जरा सा पढ़ लिख क्या ली हो, जात बिरादरी किसी चीज का ध्यान ही नहीं है तुम्हें। उसके घर का वातावरण, रहन सहन कुछ भी तो हम लोगों से मेल नहीं खाता। जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी? जब महिमा ने अरुण को घर में हुए हंगामे के बारे में बताया तो अरुण का दिल टूट गया। उसकी दीवानगी तो किसी मजनू से कम ना थी। महिमा अरुण के बर्ताव को देखकर डर गई कि वह कहीं कोई अनर्थ ना कर बैठे। उसे भी इतने दिनों में उसके साथ एक लगाव सा पैदा हो गया था, इसीलिए वह उसे किसी भी कीमत पर दुखी नहीं देख सकती थी। आखिरकार बहुत सारे हंगामे के बाद वे दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे, परंतु जात बिरादरी का भेद दोनों की आपसी खुशी और शांति भंग करने पर तुला हुआ था। महिमा जब भी अपने मायके तरफ के किसी प्रोग्राम में शामिल होने जाती तो उसे और उसके पति को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती और कोई ना कोई व्यंग्य बाण सुनने को मिल जाता। महिमा मन ही मन खून के घूंट पी कर रह जाती। जात बिरादरी को लेकर हर मौके पर अरुण को किसी न किसी तरीके से बेइज्जत किया जाता तो वह बहुत आहत होती, जबकि अरुण इतना सहनशील था कि वह उसके बारे में सोचती कि वह न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है जो सब कुछ सुनकर भी उस पर कोई असर नहीं होता और चुप रहता है। ससुराल में भी अरुण के माता पिता को ये बात हर समय सताती रहती कि उनके बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। इस कारण उनकी नज़रों में महिमा के रूप और गुणों की कोई कद्र न थी। एक बार जब अरुण के छोटे भाई के विवाह के लिए लड़की देखने की बात हुई
तो सब लोग महिमा के सामने ही बार बार यही राग अलापते रहते कि इस बार राकेश के लिए तो वे अपने मनपसंद की और अपनी बिरादरी की ही लड़की ब्याह कर लाएंगे, जो कि इस घर के माहौल के हिसाब से रच बस जाए। यह सब सुनकर महिमा के सीने पर सांप लौटने लगते, पर फिर भी वह किसी से कुछ कह नहीं पाती। महिमा अपने परिवार वालों के साथ बस में माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रही थी। महिमा के भाई अभिषेक के घर बेटी होने के 5 वर्षों बाद बेटा पैदा हुआ था। उसकी माँ तो पौता होने की खुशी में ही जैसे बावरी हो गई थी। सब सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों को मिठाई बांटते बताती फिर रही थी, पूरे 30 वर्षों बाद हमारे खानदान में चिराग पैदा हुआ है, बिल्कुल अभिषेक जैसे नैननक्श हैं। उसकी माँ तो बस सारा दिन अपने पोते को गोद में लेकर बैठी रहती। जब उसकी भाभी भी मुन्ने को दूध पिलाने के लिए पकड़ने लगती तो उसकी माँ हिदायत दिए बिना न रहती। देख बहू, मुन्ने को जरा आराम से गोद में उठाया करो और प्यार से उसे पेट भर दूध पीने दिया करो। घर के कामों की जल्दी मत किया करो, आराम से होते रहेंगे। जब अभिषेक का बेटा 6 महीने का हुआ तो उसके मुंडन के वास्ते उसकी माँ ने वैष्णो देवी जाने की अपनी मन्नत की बात की तो उसके भाई ने सब घर वालों के लिए एक मिनी बस का इंतजाम कर लिया था। वैसे भी वह घूमने फिरने का कुछ ज़्यादा ही शौकीन था। अभिषेक ने MBA करने के बाद अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छी खासी कंपनी चला ली थी। उसकी माँ अभिषेक की तरक्की देखकर फूली नहीं समाती थी। महिमा के पिताजी ने एक सरकारी मुलाजिम की तरह अपना जीवन बिताया था, इसलिए अभिषेक के कारण इतना ठाट बाट देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। सब रिश्तेदार जो कल तक उसके माता पिता को पास बिठाने में भी गुरेज करते थे, वे भी अब किसी भी दिन त्योहार में बार बार उन्हें आने का न्योता दिया करते थे। मिनी बस में महिमा की दीदी का पूरा परिवार, महिमा के पति अरुण और उसका बेटा अखिल साथ में थे। बस में भी महिमा की माँ किसी और को मुन्ने को पकड़ने ही नहीं दे रही थी। अगर कोई उसे खिलाना भी चाहता तो कुछ ही देर में कोई ना कोई बहाना कर उसे वापस गोद में उठा लेती। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद उसकी माँ में पोता होने के बाद अजीब सी ताकत आ गई थी। दीदी की बेटी रचिता तो बहुत खींच रही थी। वापस आकर अपनी मम्मी से शिकायत करने लगी, मम्मी, नानी तो मुन्ने के आने के बाद से पागल सी हो गई हैं। किसी और बच्चे की तरफ तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। मेरा मन मुन्ने को पकड़ने का हो रहा था तो मुझे डांट कर वापस भगा दिया कि तुमसे चलती बस में झटका लगने से गिर जाएगा। अब देखो ना मम्मी, मैं कोई छोटी थोड़े ना हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। महिमा के बेटे अखिल ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मौसी, नानी को पता नहीं क्या हो गया है, किसी और से तो अब ढंग से बात ही नहीं करती, बड़ी घमंडी सी हो गई हैं। महिमा की दीदी सुमन ने उसको डांटते हुए कहा, चुप करो, नानी को ऐसे थोड़े ना बोलते हैं, अभी मुन्ना बहुत छोटा है इसलिए कह रही हैं। तुम सब लोग आराम से अपनी अपनी सीटों पर बैठकर थोड़ी देर सो जाओ, वरना इतना लंबा सफ़र कैसे तय होगा। तभी महिमा का बेटा अखिल मम्मी मम्मी कहता हुआ आया। मम्मी, आपको पापा कब से नीचे चाय पीने के लिए बुला रहे हैं? सब लोग कब के बस से नीचे उतर गए और आप कहाँ खोई हुई हैं? देखते देखते जैसे जैसे समय बीतता गया, अभिषेक की कंपनी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करती गई। महिमा को अब मायके का घर भी अपना सा न लगता, क्योंकि वहाँ वक्त से सब कुछ तो बदल गया था। पिताजी की सरकारी नौकरी के समय की सादगी भरी छाप मिट गई थी और सब चीज़ों पर पैसे की चमक दमक की परत चढ़ गई थी। यहाँ तक कि महिमा के माता पिता के बात करने का अंदाज भी बदल गया था। महिमा को अब अपने ही घर में इतने ऐशो आराम होने के बावजूद घुटन महसूस होती, पर वह माता पिता की वजह से चुप हो जाती। एक बार अभिषेक का अपने पार्टनर के साथ पैसों को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस केस बन गया। उसके पार्टनर का कहना था कि उसने अभिषेक से कुछ पैसे बकाया लेने थे, पर वह उसका हिसाब करना ही नहीं चाहता था। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो सारी रात सबने जाग कर बिताई थी। सबकी सलाह थी कि बेवजह दुश्मनी मोल लेने से तो अच्छा है कि अभिषेक समय रहते ही पार्टनर का हिसाब चुकता कर देता तो बात इतनी न बढ़ती। पर इतना सब होने के बावजूद महिमा की माँ पुत्र मोह के कारण अभिषेक का कसूर मानने की बजाय उसके पार्टनर को ही बुरा भला कहने लगी। उसकी माँ के इस तरह के व्यवहार के कारण ही शुरू से ही अभिषेक की हिम्मत बढ़ती आई थी और वह भी महिमा की माँ की शह की वजह से कभी भी अपना कसूर नहीं मानता था। उस पुलिस केस के कारण अभिषेक और उसकी पत्नी को कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, पर फिर भी केस सुलझने के कोई आसार न थे, क्योंकि उसका पार्टनर तो पूरी तरह बदला लेने पर उतारू था। पर अभिषेक के दिमाग पर तो पैसे कमाने का भूत इस कदर सवार था
कि उसका मानना था कि पैसा हो पास में तो वह हर किसी को खरीद सकता है। इसीलिए अभिषेक ने अब अपनी खुद की अलग कंपनी बना ली थी। पर उसका काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। महिमा के भाई की तरक्की की बातें यहाँ तक कि उसके ससुराल तक पहुँच गई थी। सब लोग अभिषेक से बहुत प्रभावित थे। अब उसका रहन सहन सब कुछ तो बदल गया था। महिमा के ससुराल में तो अभिषेक के मुकाबले का कोई था ही नहीं। आए दिन नई नई गाड़ियां खरीदना अभिषेक का शौक था। महिमा के घर के पास ही उसकी सहेली अदिति रहती थी, जो उसके ही घर पर अभिषेक से मिल चुकी थी। उसके कानों तक भी महिमा के भाई की शान शौकत की बातें पहुंच गई थी। एक दिन तो बहुत अजीब बात हुई जब अदिति महिमा के पास अपनी नौकरी की सिफारिश करने पहुंच गई और कहने लगी, महिमा तुम्हें तो पता है कि मेरे पति का काम कुछ खास चलता नहीं है, इसलिए आजकल बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी सारा दिन घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। यदि तुम अपने भाई को मेरी सिफारिश कर देती तो तुम्हारा बड़ा एहसान होता। महिमा भी बचपन से पढ़ने लिखने में होशियार थी और साथ ही खुददार भी थी, इसलिए वह किसी भी तरह अपने भाई से कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने अदिति को टालते हुए कहा, ठीक है तो कुछ दिन रुक जा, मैं बात करके खुद ही तुझे बता दूंगी। महिमा को उस समय बहुत हैरानी हुई जब उसे अपनी दूसरी सहेली से पता चला कि अदिति ने तो अभिषेक की कंपनी में जाना भी शुरू कर दिया है। महिमा को तो मानो काटो तो खून नहीं। उसे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था कि ना अभिषेक ने भी उससे कुछ बात करना मुनासिब समझा। जब कई दिनों बाद महिमा की अभिषेक से बात हुई तो वह ऊपर से बड़े ही साधारण तरीके से कहने लगा, महिमा क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो लोगों की ज़रूरत रहती ही है, अगर अच्छा काम करेगी तो अच्छा ही है। इस तरह कई दिन बीत जाने पर भी अदिति न कभी मुड़कर उसके पास आई और महिमा के मन में भी इस तरह उसके लिए न चाहते हुए भी कड़वाहट भर गई कि लोग कितने मतलबखोर होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, महिमा के कानों में इधर उधर से बातें पड़ने लगीं कि जब से अदिति ने महिमा के भाई के यहाँ नौकरी की है उसके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। पहले कहाँ घर में खाने तक को न था और अब वह बहुत आधुनिक परिधान पहनने लगी है। मन ही मन महिमा को गुस्सा भी आता और हीन भावना की भी वह शिकार हो गई। तब तो महिमा की बर्दाश्त ही खत्म हो गई जब उसके कानों में यह बात पड़ी कि अभिषेक अदिति को उसके घर तक छोड़ने आया है। आए दिन अदिति के बारे में कोई न कोई नई बात सुनने को मिल ही जाती थी। महिमा के ये सब सुन सुनकर कान पक गए थे। वह इस बात से हर समय बेवजह ही परेशान रहने लगी। महिमा को पता था कि अभिषेक बहुत ही व्यावहारिक इंसान है। शादी भी उसने माता पिता की पसंद से की थी और कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं था। इस मामले में वह बहुत ही सख्त मिजाज का था। कई बार उसके मन में आया कि वह अभिषेक से इस बारे में बात करे, पर उसे मालूम था कि वह उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसके दिमाग पर तो आजकल पैसा चढ़ गया है। अभिषेक महिमा से 3 साल छोटा था, फिर भी वह महिमा को मौका मिलने पर कहने में कसर नहीं छोड़ता था कि तुम इतना पढ़ने लिखने पर भी तुमने कौन सा तीर मार लिया, और उसका मन ही मन मजाक उड़ाया करता था। जबकि बचपन से महिमा अभिषेक से हर लिहाज में, यहाँ तक कि पढ़ने में भी काफ़ी आगे थी। इस कारण उसे अपने सामने वह नाकामयाब ही समझता रहा। बात उस समय बहुत बढ़ गई जब उसके बेटे अखिल ने आकर एक दिन रात के समय बताया था, मम्मी मामा मामी बच्चों के साथ अदिति आंटी के घर आए हुए हैं। देखो मम्मी, हमारे घर तो अब कभी आते ही नहीं है। महिमा से रहा नहीं गया कि आज अदिति उससे ज़्यादा हो गई, तो उसी समय उसने अभिषेक को फ़ोन कर दिया। अभिषेक, तुम्हें अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। अदिति को नौकरी पर रखने से पहले भी तुमने मुझे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं कब से तुम्हारे साथ बात करना चाह रही थी। अदिति और उसके पति को आसपास के लोग पसंद नहीं करते हैं। उसका चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें लोग खामख्वाह उसके कारण बदनाम कर रहे हैं। मैं तो ये सब सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। तुम भगवान के वास्ते उससे दूर ही रहो। बस इतनी बात सुननी क्या थी कि अभिषेक तो बहुत भड़क गया और वहाँ से उल्टे पांव घर लौट गया। महिमा की माँ को जब ये सब बातें अभिषेक ने बताईं तो हमेशा की तरह माँ ने अभिषेक का ही साथ दिया और महिमा को कसूरवार मानते हुए उससे बात तक करना बंद कर दिया। इस बात को जब 3-4 दिन बीत चुके थे तो अभिषेक काफ़ी बीमार हो गया। जैसे कि पहले भी जब उसका पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था तब भी वह काफ़ी बीमार हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बस तब क्या, अचानक से महिमा की मम्मी का फ़ोन आया और महिमा को कहने लगी, महिमा देखो, अभिषेक तुम्हारी बातों की वजह से काफ़ी परेशान था और आज वह इतना बीमार हो गया कि उसे डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कर लिया है। उसे यदि कुछ हो गया तो मैं जीवन भर तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी गलती मान लो और अभिषेक से माफ़ी मांग लो।
अपनी माँ की बातें सुनकर महिमा के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई हो। क्या भारतीय समाज में लड़का ही सब कुछ होता है? लड़की का कोई मोल नहीं? औरत को बार बार अपने औरत होने का मोल क्यों चुकाना पड़ता है? मायका हो चाहे ससुराल, पुरुष प्रधान समाज में औरत को ही अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है? उसे रह रह कर पुत्र मोह के कारण भरी सभा में द्रौपदी चीर हरण की बातें याद आने लगी। क्यों बार बार औरत के सम्मान का चीर हरण होता है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।